हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त है। इसी उम्मीद के साथ एक और शानदार सेशन में आपका साथी संदीप कुमार शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी साथियों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। साथियों, बात करें हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड, और उसके अलावा भी अगर कोई आपका एनटीए का एग्जाम है, आपकी DSSS जो दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड की एग्जाम है, जिसमें भी पीजीटी की बड़ी भर्ती आई हुई है, केवीएस का नवोदय विद्यालय, EMRS है, आपका जूनियर अकाउंटेंट है ना, आपका अकाउंट असिस्टेंट है। इसके अलावा और कॉमर्स रिलेटेड कोई एग्जाम है, उनके लिए आज का जो सेशन है बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और खास होने वाला है। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप अदर ग्रुप में, ताकि और साथियों को भी इस तरीके के जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, उनसे रिलेटेड अपन बातें करते हैं, उनकी चर्चा उन तक भी पहुंचे और लगातार वो भी हमारे साथ जुड़े। तो अपन ने ये तीसरी क्लास होने जा रही है कंपनी से रिलेटेड। इससे पहले अपन ने 2 क्लासेज वो कंप्लीट कर ली हैं जो आपकी कंपनी लेखे से रिलेटेड है ना। अब आज का जो सेशन है वो अपन आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो एग्जाम में ऐसा लगता है कि उनके इर्द गिर्द है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो अब बात करेंगे सबसे पहले अपन कंपनी की अंश पूंजी के प्रकार, है ना। कंपनी की अंश पूंजी के प्रकार, अंश पूंजी यानी कैपिटल, है ना। बात किसकी करेंगे? कैपिटल की बात करेंगे कि भाई किस तरीके से एक कंपनी है, वो जो बैलेंस शीट होती है ना, आपने बैलेंस शीट देखी होगी। उस बैलेंस शीट में कई तरीके की पूंजी है वो शो की जाती है ना। कई तरीके की पूंजी है वो शो की जाती है, दिखाई जाती है। तो उनका क्या तरीका है दिखाने का, वो अपन बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात करेंगे कंपनी अधिनियम 2013 है ना, उसकी अनुसूची 3, ये अपने को ध्यान में रखना है। अनुसूची 3 के तहत है इस पूंजी है जो आपकी अधिकृत है, प्रार्थित है, निर्गमित है, पेड अप कैपिटल है, उन सब का वर्गीकरण किया गया। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि पूंजी का वर्गीकरण किस अधिनियम की कौन सी सूची के तहत है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की जो अनुसूची 3 है उसके तहत पूंजी का निर्धारण है वो किया गया। ठीक है, अब इसमें देखो पहली बात करते हैं अपन अधिकृत पूंजी की, जिसे अपन क्या कहते हैं? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, है ना। अधिकृत पूंजी यानी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इसमें क्या है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(8), ये खास अपने लिए, है ना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(8 है, उसके अनुसार अधिकृत पूंजी या पंजीकृत पूंजी वह होगी या उससे हास्य है ऐसी पूंजी से जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा अधिकृत पूंजी की अधिकतम राशि। कुल मिलाकर जो आपकी बैलेंस शीट में जो अधिकृत पूंजी होगी, है ना, वो कहां उल्लेखित होनी चाहिए? पार्षद सीमा नियमों में उल्लेखित होनी चाहिए। और ये पूंजी है वो आपके व्यापार की अधिकतम पूंजी होगी। इससे ज्यादा आप मार्केट में शेयर इश्यू नहीं कर सकते, यानी इतनी अमाउंट के बराबर आप मार्केट में शेयर है वो जारी नहीं कर सकते। तो इनका उल्लेख कहां होगा? पार्षद सीमा नियम में होगा, है ना। अधिकतम ये राशि होगी। धारा 2(8 के तहत इसकी परिभाषा है। अनुसूची 3 में ये पूंजी दी जाएगी। तो कई तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे सबके। तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, ये होगी आपकी अधिकृत, जिसे अपन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। एक बात यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखो दूसरी होती है आपकी निर्गमित पूंजी, है ना। निर्गमित पूंजी जिसे इश्यूड कैपिटल कहते हैं। ये कौन सी पूंजी होती है? ये वो होती है जो पार्षद सीमा नियमों में जो आपकी अधिकृत पूंजी होती है उसका वह भाग जो जनता में निर्गमित किया जाता है वो आपकी इश्यूड कैपिटल की कैटेगरी में आती है ना। अब देखो इसमें आता आपका निर्गमित पूंजी यानी इश्यूड कैपिटल, है ना। इसका विवरण क्या है कि कंपनी अधिनियम 2013, है ना, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 250 निर्गमित पूंजी कितने के तहत है? धारा 250 के अनुसार
निर्गमित पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से है जिसे कंपनी द्वारा समय समय पर अभिदान यानी सब्सक्रिप्शन के लिए निर्गमित किया जाता, इश्यू किया जाता। इस प्रकार की निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का ही एक भाग है जिसे कंपनी द्वारा अभिदान के लिए निर्गमित किया जाता है। कुल मिलाकर आप अपने दिमाग में ये रख सकते हो कि आपकी जो अधिकृत पूंजी है वो धारा 2(8) के तहत है, ये याद रखना, और जो आपकी निर्गमित पूंजी है वो धारा 250 के तहत है। ठीक है, परिभाषा में अपन ध्यान रखते, कई बार ये आता है कि ऐसी पूंजी जो जनता में इश्यू की जाती है, कौन सी पूंजी कहलाती है, तो वो निर्गमित पूंजी कहलाती है। पर ये कौन सी पूंजी का भाग होती है, ये आपकी अधिकृत पूंजी का भाग होती है, जो आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है उसका भाग होती है, जो जनता में निर्गमित की जाती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना। बाकी हो सकता है ये अनावश्यक बातें हो, लेकिन ये काम की बातें हैं, और ये आपने निर्गमित किया, ये काम की बातें हैं, इनको अपने को ध्यान में रखना है। क्योंकि अपने कॉमर्स में ये नहीं होता है कि भाई अपने जो शॉर्ट्स टाइप अपन कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को रट ले, नहीं, इनको अपन डीपली थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। जो अपन कहते हैं ना वस्तुनिष्ठ के बजाय, है ना, अपन थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में वो कॉन्सेप्ट वो स्थिर रहेंगी, और उस आधार पर अपन क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। तो इसलिए अपने को ये ध्यान में रखना है कि सारी चीज अपने को पढ़ते हुए चलना। तो ये होगी आपकी निर्गमित पूंजी, जिसे अपन क्या कह सकते हैं कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित किया जाता है, इश्यू किया जाता है, वो आपकी निर्गमित पूंजी की कैटेगरी में आती है। ठीक है, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर क्या, आपकी प्रार्थित पूंजी, है ना। प्रार्थित यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या कह रहा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 286 सब्सक्राइब कितने में आती है, 286 के अनुसार प्रार्थित पूंजी वह है जिसका आशय पूंजी के उस भाग से है जो समय समय पर कंपनी के सदस्यों द्वारा, यानी सदस्य कौन होते हैं, जो आपके अंशधारी होते हैं, अंशधारी सदस्य बन जाते हैं, सदस्यों द्वारा प्रार्थित की जाती है, यानी ले ली जाती है ना। अपने पास अधिकृत है, अधिकृत का भाग अपने निर्गमित कर दिया, है ना, वो निर्गमित हो गई। अब ये थोड़ी कि जितना अपने निर्गमित किया है वो पूरी ही ले ले, क्योंकि आपने 3 नाम सुने होंगे, है ना, या 2 मान लो कि एक तो होता है आपका न्यून अभिदान, न्यून अभिदान, और एक होता है आपका अधि अभिदान, यानी लो सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन। तो ये इसी में आता कि अपनी निर्गमित तो कर दी लेकिन पूरी ले न ले, तो वहां पर न्यून भी हो सकता है और अधिदान भी हो सकता है और सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। तो प्रार्थित पूंजी आपकी धारा 286 में आएगी, है ना, और उसमें सारे के सारे सदस्य हैं वो शामिल होंगे जिन्होंने उन अंशों का अधिग्रहण किया है, उन अंशों को उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, चौथा पॉइंट आता मांगी गई पूंजी कोड ऑफ कैपिटल, मांगी गई पूंजी कोड ऑफ कैपिटल। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 215, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 215 के अनुसार मांगी गई पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है। क्या है, मांगी गई, जो आपकी मांगी गई पूंजी क्या होगी, धारा 215 के तहत है कि मांगी गई पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जिसे भुगतान हेतु मांगा जा चुका है ना। इस प्रकार प्रार्थित पूंजी का भाग जिसे कंपनी द्वारा अंशधारी से मांगा जा चुका है वो मांगी गई पूंजी होती है, जिसमें आपने देखा होगा, है ना, मांगी गई एक तो आवेदन होता है ना, उसके बाद आपका आवंटन होता है ना, उसके बाद आपकी प्रथम मांग होती है, और अगर जरूरत हो तो द्वितीय मांग होती है तो इस तरीके से मांग, इनको अपन क्या कहते हैं, कॉल्स। समझ गए मेरी बात? तो मांगी गई पूंजी धारा 215 के तहत, प्रार्थित 286 के तहत, है ना, मांगी गई पूंजी से है जो जनता से या उन सब्सक्राइबर से भुगतान के लिए मांगा जाता है जिन्होंने कंपनी के शेयरों के लिए आवेदन किया है। ठीक है, अब उसकी अलग अलग कंडीशन हो सकती है कि भाई आवेदन, आवंटन, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल किस तरीके से उनसे मांग की जाती है, कौन से उनसे मांग
की गई है। ठीक है, बात होगी। आगे देखते हैं। आगे देखो तो प्रदत्त पूंजी, पेडअप, प्रदत्त पूंजी यानी पेडअप कैपिटल। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 264, धारा 264 के अनुसार प्रदत्त अंश पूंजी से आज से जमा की गई उन धनराशियों के योग से, है ना, प्रदत्त अंश पूंजी से आज से जमा की गई उन धनराशियों के योग के समतुल्य है जो निर्गमित किए गए अंशों पर प्रदत्त रूप में प्राप्त हो गई है ना। इससे कंपनी के अंशों के संदर्भ में प्रदत्त जमा की गई राशि के रूप में शामिल होती है, यानी पेड अप कैपिटल। जो जो अपन ने मांग लिए हैं, है ना, चाहे वो आपके आवेदन पे हो, है ना, चाहे वो आपके आवंटन पे हो, है ना, चाहे वो आपके प्रथम मांग पे हो, चाहे वो आपके द्वितीय मांग पर हो, कैसे भी हो सकते हैं, वो होती है आपकी पेड अप कैपिटल, यानी जमा के रूप में आपने प्राप्त कर ली है, वो राशि आपने जमा कर दी। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रदत्त कैपिटल धारा 264 के तहत। तो इन धाराओं को आप अगर लिखना चाहो तो अलग लिख लेना, बाकी इनका थोड़ा थोड़ा अर्थ आपको पता होना चाहिए कि भाई पेड अप कैपिटल क्या होती है, निर्गमित क्या होती है ना, अधिकृत क्या होती है, मांगी गई क्या होती है, ये थोड़ी थोड़ी डिटेल अपने को पता होनी चाहिए। क्योंकि जिस समय आपने 11वीं 12वीं क्लास पढ़ी थी उस समय हो सकता है इतना आपने गहराई से उस पर अध्ययन नहीं किया हो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट है वो आपको समझना पड़ेगा, और पॉइंट टू पॉइंट समझोगे तो फिर आपको आंसर देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर घुमा के भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसका भी जवाब आप आसानी से दे सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। बकाया मांग, है ना, कॉल्स इन एरर, यानी बकाया मांग क्या होती है कि जब किसी कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन कर दिया जाता है और उन अंशों पर आवेदन, आवंटन, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पर मांग मांगी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे अंशधारी होते हैं जो समय पर मांग राशि का भुगतान नहीं करते हैं, है ना। तो जो समय पर मांग राशि का भुगतान नहीं करते हैं उनकी मांग है वो क्या होती है, बकाया मांग हो जाती है। और इस मांग पर कंपनी वो कितना प्रतिशत, 10% ब्याज वसूल करती है बाद में वो जब वो चुकाते हैं। तो देखो इसमें क्या है, अंश पूंजी के संबंध में कंपनी द्वारा मांगी गई वह राशि जिसका अंशधारी ने भुगतान नहीं किया गया, है ना। अंश पूंजी के संबंध में कंपनी द्वारा मांगी गई राशि जिसका अंशधारी ने भुगतान नहीं किया वो आपकी क्या कहलाएगी, बकाया मांग कहलाएगी, है ना। इस राशि है, इस राशि का लेखांकन टिप्पणी में अंश पूंजी शीर्षक में मांगी गई राशि में से घटाकर दर्शाया जाता है। यह ध्यान रखना अपने को, ये कहां मिलेगा आपको, जो आपकी क्या बढ़ेगी, बैलेंस शीट में बढ़ेगी। बैलेंस शीट में आपका एक पॉइंट होगा शेयर कैपिटल, है ना। उस शेयर कैपिटल में जो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल है ना, जो मांगी गई है उसमें से अपन घटाएंगे कि भाई इतनी राशि है वो बकाया होगी। तो अपन इसको ये मान सकते हैं कॉल्स इन एयर कहां शो होगी, बैलेंस शीट के, है ना, बैलेंस शीट के आपके जो कोड या बैलेंस शीट के इक्विटी एंड शेयर जो शीर्षक है और आपका पूंजी जो उपशीर्षक है उसके तहत इसको दिखाया जाएगा। ठीक है, बात होगी। और सारणी ऐप के अनुसार, सारणी ऐप के अनुसार जो बकाया मांग है उस पे 10% ब्याज है वो कंपनी द्वारा वसूल किया जाएगा। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो इसमें 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है, एक तो ब्याज है वो 10% लगेगा और एक इसको दिखाया कहा जाएगा। तो आपकी लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल में जो पेड अप कैपिटल है उसमें से लेस करके दिखाना, घटा के दिखाना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बकाया मांग हो गया 10%, ये अपने को इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का जस्ट विपरीत अग्रिम मांग, कॉल्स इन एडवांस। जब कोई कंपनी
अंशों का आवंटन करने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉल है उसका मांग करती है, और मांग करने के साथ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आवंटन के साथ ही फर्स्ट या सेकंड कॉल चुका देते हैं, या फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल चुका देते हैं। उनकी मांग है वो अग्रिम मांग है, वो कहलाती है। जिस प्रकार एक कंपनी बकाया मांग पर ब्याज वसूल करती है, उसी प्रकार वो कंपनी जब कोई व्यक्ति अग्रिम मांग चुका देता है तो उस पर वो ब्याज देती है, और वो ब्याज की रेट कितनी होगी, वो 12% होगी। ठीक है, तो देखो एक कंपनी को यदि उसके अंतर नियमों में वर्णित हो तो न मांगी गई मांग राशि के संबंध में प्राप्त राशि को स्वीकार कर सकती है, अगर उसके अंतर नियमों में वर्णित है, यानी पार्षद सीमा नियमों में उल्लेखित है, पार्षद अंतर नियमों में उल्लेखित है कि वो अनकॉल्ड है उसको पहले प्राप्त कर सकती है, यानी न मांगी गई राशि को पहले प्राप्त कर सकती है, स्वीकार कर सकती है ना। ये क्या आएगी, अग्रिम मांग कहलाती है, यानी कॉल्स इन एडवांस कहलाती है। अब इसे क्या दिखाएंगे, ध्यान रखना, चिट्ठे में इसे चालू दायित्व शीर्षक के उपशीर्षक अदर करंट लायबिलिटीज में दर्शाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसकी हेडिंग पे कहा आएगा, हेडिंग तो होगा आपका करंट लायबिलिटीज, और सब हेडिंग क्या होगी, अदर करंट लायबिलिटीज। तो ये हेडिंग और सब हेडिंग वाला भी अपने को ध्यान में रखना, हेडिंग वाला और सब हेडिंग वाला, है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई कॉल इन एडवांस क्या होता है, ये तो अपने को समझ में आ गया कि भाई कोई राशि वो एडवांस में दे देता है, जैसे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो वो अग्रिम होती है। लेकिन इसको दिखाएंगे कहा, तो ये अपने को ध्यान में रखना कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपका जो करंट लायबिलिटीज है ना, करंट लायबिलिटीज शीर्षक के उपशीर्षक अदर करंट लायबिलिटीज में इसको दिखाया जाएगा, और सारणी एफ के अनुसार, है ना, अग्रिम पर 12% है वो ब्याज है, वो कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा, कंपनी को भुगतान वो देना पड़ेगा। 12% अग्रिम पर ब्याज है वो कंपनी चुकाएगी। ठीक है, हो गई बात, यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं, संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल, है ना, इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इसको अपने ध्यान में रख लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि भाई ऐसी कौन सी पूंजी है जो किसी कंपनी के समापन पर मांगी जाती है, तो वो आपकी होती है संचित पूंजी या रिजर्व कैपिटल, है ना, जो कंपनी के समापन पर मांगी जाती है। देखो इसमें क्या है कि संचित पूंजी से आज से न मांगी गई पूंजी के उस भाग से है जिसे एक विशेष प्रस्ताव पास करके भविष्य में समापन के समय ही मांगने के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है, वो आपकी संचित पूंजी या रिजर्व कैपिटल वो कहलाती है। तो कुल मिला के बात हो गया कि भाई संचित पूंजी वो होगी न मांगी गई पूंजी का एक भाग होगा जिसे विशेष प्रस्ताव के बाद भविष्य में समापन के समय ही मांगने के लिए क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, सेफ रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, है ना। तो एक विशेष प्रस्ताव पास करके भविष्य में समापन के समय ही मांगने के लिए सुरक्षित उसे कर दिया जाता है, सेफ उसे कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी रिजर्व कैपिटल संचित पूंजी, है ना, इंपॉर्टेंट है, एक दो वाली परीक्षा में प्रश्न आया भी होगा। ठीक है, बढ़े आगे देखते हैं। अब देखो ये आ गया आपका जो बैलेंस शीट है ना, उसका फॉर्मेट आपके सामने आ गया, है ना। अब आप कह दोगे कि भाई सर बैलेंस शीट बताने का क्या मतलब हुआ, ये परीक्षा में आएगा तो नहीं, लेकिन साथियों मैं बता दूं आपके जो वित्तीय विवरण है ना, वित्तीय जो विवरण है उसमें हेडिंग और सब हेडिंग यानी शीर्षक और उपशीर्षक के नाम से प्रश्न आते हैं। तो इस बैलेंस शीट के माध्यम से मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। एक तो ये कंपनी अधिनियम की अनुसूची 3 है ना,
उसके भाग प्रथम का जो प्रारूप है वो ये है ना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है, लेकिन ये किसका है, कंपनी अधिनियम 2013 की जो अनुसूची 3 है ना, उसके भाग फर्स्ट में आपकी बैलेंस शीट आती है। यानी जो पार्ट फर्स्ट है उसमें आपकी बैलेंस शीट आती है, और पार्ट सेकंड है उसमें आपका P&L अकाउंट आता है ना। समझ गए मेरी बात। तो ये दोनों चीज बताने की आवश्यकता इसलिए है कि आपकी अनुसूची 3 का पार्ट फर्स्ट है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, पार्ट सेकंड है वो आपका P&L से रिलेटेड है। ठीक है। अब मैं ये डिस्क्रिप्टिव आपको इसलिए बता रहा हूं साथियों, एक बात कंफर्म है, जब आप किसी भी चीज को डिस्क्रिप्टिव पढ़ लोगे, और जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद जब आप ऑब्जेक्टिव का सामना करोगे तो उसका जवाब आप फटाफट दे सकते हो, तुरंत उसका जवाब आप दे सकते हो, आसानी से उसका जवाब दे सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि ये चीज आपने पढ़ी हुई है, आपने समझी हुई है ना। आपके दिमाग में वो चीज फटाफट आ जाएगी कि ये चीज मैंने पहले पढ़ी थी, है ना, और उसका आंसर इस तरीके से आएगा। लेकिन ये चीज आपने नहीं देखी है तो आपको पता ही नहीं रहेगा भाई अनुसूची 3 क्या है, भाग 1 क्या है ना। ये आपका आंसर आ गया। कौन सी अनुसूची, अनुसूची 3 के भाग 1 क्या बनाया जाता है ये आपको पता नहीं रहेगा। तो देखो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना, पर्टिकुलर नोट नंबर, ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर, है ना। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आपकी शेयर कैपिटल कहां दिखाई जाएगी, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी शीर्षक के शेयर होल्डर फंड के उपशीर्षक के तहत, है ना। आपका रिजर्व एंड सरप्लस कहां दिखाया जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी शीर्षक के शेयर होल्डर फंड के उपशीर्षक के तहत, है ना। ये चीज आपके दिखाई जाएगी। तो देखो इसमें शीर्षक और उपशीर्षक है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें आपकी शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है ना, जानते हो, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट है, वो सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस में। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अगर आपने किसी शेयर वारंट यानी शेयर के खिलाफ किसी प्रकार की कोई जब्त राशि, उसके खिलाफ कोई वारंट है, उससे कोई राशि आपको प्राप्त हुई है तो वो आपकी मनी रिसीव्ड आ जाएगी। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, है ना, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, आपने अलॉटमेंट नहीं किया, उससे पहले आपने आवेदन पे राशि प्राप्त कर लिया तो वो भी आपके दायित्व रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने शेयर उनको इश्यू नहीं किए, जब तक शेयर इश्यू नहीं करोगे तब तक वो अपने लिए लायबिलिटीज होगी। फिर इसके बाद करंट लायबिलिटीज, तो ये पूछा जाएगा कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहां दिखाया जाता है, तो वो आपका लायबिलिटीज साइड में नॉन करंट लायबिलिटीज शीर्षक के लॉन्ग टर्म बोरोइंग उपशीर्षक के तहत दिखाया जाता है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है ना। तो जो आपका शीर्षक और उपशीर्षक ये इंपॉर्टेंट है, शीर्षक और उपशीर्षक है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, है ना, कई सालों का बाकी है ना, संदिग्ध है, तो वो भी आपका नॉन करंट लायबिलिटीज होगा। एक साल से कम का होगा तो वो करंट में आएगा, और एक साल से ज्यादा का है तो वो आपका नॉन करंट में आएगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, है ना, ये आपके सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। किसमें? अदर आपके किसमें आएंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज में आएंगे। अगर बात करें करंट लायबिलिटीज में, तो करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आपकी कोई अल्पकालीन उधार है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने की, तो वो इसमें आ जाएगी। ट्रेड पेबल्स जिसमें आपके बीपी और क्रेडिटर दोनों इसमें शामिल है ट्रेड पेबल्स में। अदर करंट लायबिलिटीज और कोई आपके दायित्व है या अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है तो वो आपके इसमें आ जाएंगे, जो 12 माह से कम है, 12 माह से कम है वो आपकी इसमें आ जाएंगे। फिर टोटल आ जाएगा, टोटल दोनों साइड का अपने लिख देंगे। फिर दूसरा स्टेट जो स्टार्ट हुआ कॉलम असेट्स का, असेट्स में सबसे पहले आएगा नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स का शीर्षक होगा फिक्स असेट्स, है ना। उस फिक्स में भी आपकी टेंजिबल और इनटेंजिबल, है ना, फिक्स में भी टेंजिबल यानी मूर्त संपत्तियां, जिसमें आपकी क्या आती है
प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है ना। ये आपकी टेंजिबल में। इनटेंजिबल में गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, लाइसेंस है, ये सारे के सारे आपके इंटेंजिबल में आ जाएंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा काम जो वर्क इन प्रोग्रेस अभी चल रहा है उससे रिलेटेड है, वो इसमें आ जाएगा। इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, आप किसी प्रकार की इंटेंजिबल, जैसे आप कोई ट्रेडमार्क बना रहे हो, कोई पेटेंट बना रहे हो, कोई गुडविल है ना, कोई आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई ऐप बना रहे हो, तो वो आपका अंडर आएगा, अंडर डेवलपमेंट में। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, डिफर्ड टैक्स असेट्स है, भाई रिफंड वाली है तो वो आपकी असेट्स हो जाएगी। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज है, आपने किसी को दीर्घकालीन ऋण है वो उधार दे रखा तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। अदर नॉन करंट असेट्स है ना, अदर नॉन करंट असेट्स है तो वो भी आपके इसमें आ जाएगी। ठीक है, और क्या आएगी इसमें, करंट असेट्स। करंट असेट्स में अपन ध्यान में रख सकते हैं है ना, 12 मास से कम अवधि होती है वो आपकी करंट असेट्स में शामिल की जाती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। 12 मास से जो कम होती है वो आपकी करंट असेट्स में शामिल की जाती है, जिसमें आपका करंट इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेंट्रीज स्टॉक है ना, इन्वेंट्रीज को अपन क्या कहते हैं, स्टॉक है आपका, है ना। ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें आपके डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है ना, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज है, अदर करंट असेट्स है, और फिर टोटल लिख लेंगे है ना। तो ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि परीक्षा में इससे शीर्षक और उपशीर्षक है वो पूछे जाते हैं है ना। क्या है, इसका शीर्षक और उपशीर्षक पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छी तरीके से समझ लेना है ना, जहां तक हो इनको अपने दिमाग में बैठा के रखना। वैसे तो आपको पता है कि भाई असेट्स कौन सी होती है, लायबिलिटीज कौन सी होती है, लायबिलिटी साइड में कौन सी आएगी, दायित्व असेट साइड में कौन सी आएगी, वो तमाम पॉइंट्स आपको पता है, पॉइंट टू पॉइंट आप जानते हो। फिर भी मेरा एक छोटा सा ये निवेदन है कि इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जितनी ज्यादा चीज आप पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपका जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़ेगा है ना। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना पड़ेगा, खुद के नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, स्वयं को मोटिवेट भी होना पड़ेगा, और लगातार 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 आपको अपना अध्ययन वो जारी रखना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। जो चीज रेगुलर बेस पे आपको करवाई जाती है उनको समझना होगा, और इस प्रकार से आप करोगे तो निश्चित रूप से 2025 में एक बढ़िया गजेटेड ऑफिसर है वो आप बन पाओगे, बढ़िया नौकरी आप ले पाओगे। ठीक है साथियों, तो ये था एक छोटा सा और शानदार सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए फायदेमंद होगा, इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।